मेरे हांफने की आवाज के साथ मेरे दौड़ने की आवाज तालमेल से चल रहे थे। जब मैं अपना रास्ता शहर की गलियों से बनाने लगी, इस गली से उस गली, मैं शहर की गहराइयों में डूबती जा रही थी। मेरी सांस दिखाई दे रही थी क्योंकि बहुत सर्द रात थी, धुआं निकल रहा था। मेरे हल्के भूरे बाल किसी जंगली की तरह हवा में उड़ रहे थे। गरजने लगी जब मेरे बाजू एक पत्थर से टकराई, पर मैं अपने बाजू को देखने के लिए रुक नहीं सकती थी और मुझे बहुत जलन होने लगी। मुझे भागना होगा। स्ट्रीट लैंप से सड़क नजर आ रही थी, पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। उछल पड़ी जब उसके चिल्लाने की आवाज पीछे से आई और तेजी बढ़ा दी, इस उम्मीद से कि आगे जो अंधेरा था वह किसी कंबल की तरह मुझे ढक ले और मुझे देख ना पाए, मुझे घसीटकर उस नर्क में वापस न ले जाए। मेरी आंखों में डर और झंझलाहट के आंसू बहने लगे थे, जिससे मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी थी। यह उम्मीद कि मैं आखिरकार आजाद हो जाऊंगी मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। सालों से मैं यह सह रही हूँ, अब मेरा मौका है। मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही। अब मैं यहाँ हूँ, अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रही हूँ। मैं एक किनारे में जल्दी से घुस गई, दूसरी गली को पकड़ लिया, खुद को दीवार के साथ पकड़ा और सांस भरने लगी। उसकी फीकी चिल्लाने की आवाज और धमकियां मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मेरे अंतर मन तक कांप उठा था। मैं पतली गली के अंदर दौड़ने लगी और खाली सड़क की ओर देखने लगी। निचले होठों को काटने लगी। मुझे कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही थी। पता है कोई अपरिचित को अपनी गाड़ी में लिफ्ट भी नहीं देगा इस घड़ी, खासकर जब वह मुझे इस हाल में देखेगा। कुछ कदम चलने के बाद मुझे वाइन कलर की पिकअप ट्रक नजर आई जो कि गैस स्टेशन में खड़ी थी। पीछे ढेर सारा सामान रखा हुआ था। पर उस मौके की ऐसी मांग थी, मैं किसी भी हद तक जा सकती थी खुद को बचाने के लिए। मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न था और उस ओर दौड़ी और अपने आप को ट्रक के ऊपर चढ़ाया और वहां पर खुद को छुपा लिया। जब मुझे लगा कि मैं पूरी तरीके से ढकी हुई हूँ, उसने सप्लाई के बीचों बीच थी। मैंने अपनी सांसों को रोक रखा था। एक जानी पहचानी आवाज मेरा नाम लेकर चिल्ला रहा था। दिल की धड़कनें बेहद बढ़ गई। जब मैं पैनिक करने लगी, चाहती थी कि मैं शांत हो जाऊं और धीरे धीरे सांस लूं। कुछ एक मिनट में मैं बिल्कुल शांत हो गई। अभी उसके चिल्लाने की आवाज सुन सकती थी, पर इस बार वह कुछ ज्यादा ही नजदीक था। मेरा ध्यान भंग हुआ जब मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी जो पिकअप ट्रक की ओर आ रही थी। सांस रोककर दुबकी हुई थी, यह देखने के लिए कहीं लोग आकर मुझे ढूंढ न निकाले। वह दोनों इंसान सीधे सामने का दरवाजा खोला और उस पर चढ़ गए। इंजन स्टार्ट किया और इससे पहले कि हंसी की आवाज मेरे कानों में आई, ट्रक सड़कों में आ गई थी। जब सुरक्षित समय आया, मैं झांक कर देखी। कंबल के नीचे से मुझे नजर आया आसमान के चमकते तारे। कभी कोई घर नजर आ रहा था और सड़क की बत्तियां जो गुजर रही थी। और तब मुझे एहसास हुआ मैं आजाद हूँ। मैंने कर दिखाया। अब मेरी जिंदगी में वह अत्याचार नहीं होगा। अपनी तरह से जिंदगी जीने के लिए मुक्त हूँ। गर्म आंसू मेरी आंखों से होते हुए मेरे गाल पर गिरे। अपनी आजादी पर खामोशी से रो रही थी। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दोबारा से ऐसा महसूस कर पाऊंगी। अब मैं यहाँ हूँ, इस पिकअप ट्रक के पीछे। बस मेरे यह कपड़े और एक बैग था जिसमें कुछ जरूरत का सामान था। राहत की सांस छोड़ी, आखिरकार आराम करने लगी और मेरे होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई थी। पहली बार शायद मैं इतनी असली और संतुष्टि भरी मुस्कान दी थी। उम्मीद करती हूँ कि यह मुस्कुराहट बरकरार रहे। ऊपर हजारों सितारों को देख रही थी और इसके नजारे की सराहना कर रही थी जब मेरी आंखें बंद हो गई और मैं नींद की आगोश में समा गई। अगले दिन मैं जग गई जब किसी ने मेरे कंबल को खींचा और सूरज की किरणें मेरी आंखों में आई। ठंडी हवा मेरे गालों को चुम्बन दी। बैठकर अपनी आंखों को रगड़ने लगी। मेरी पीठ में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैंने आंखें झपकाई तो देखा दो नौजवान लड़का बड़ी बड़ी आंखों से, खुले हुए मुंह से मुझे देख रहा था। ऐसा लगा सैकड़ों ईंट से मुझे चोट लगी हो। मैं कल भाग रही थी, यह पिकअप ट्रक नजर आया था और मैं यहाँ पर छुप गई थी कंबल के नीचे और मुझे नींद आ गई थी। मैं निगलने लगी, उन दोनों आदमियों को देखने लगी जिसे देखकर लग रहा था कि वह भाई है। बिल्कुल देखने में एक जैसे, हरी आंखें, लगभग हाइट्स एक थी। एक के हल्के भूरे बाल थे, दूसरे के सुनहरे बाल। देखकर लग रहा था एक छोटा होगा जो स्कूल जाता है। तुम कौन हो? दाहिनी वाला लड़का आंखें छोटी करके संदेह की दृष्टि से मुझे देख रहा था। हमारे ट्रक में क्यों हो? मैं बेहद घबरा गई और पैनिक करने लगी। मैं लड़कों, पीछे से एक गहरी आवाज आई।
लड़के ने उस नए आदमी का स्वागत करने लगे और मैं घबराहट से सोचने लगी, अब मैं कैसे समझाऊंगी। एक आदमी और औरत ट्रक के सामने आ गए। देखकर ही लगा कि वह उनके पेरेंट्स होंगे। वह लोग मुझे देखने लगे। औरत 40 साल की लग रही थी। उसके सुनहरे बाल थे और नीली हरी आंखों से मुझे देख रही थी। वह आदमी उससे लंबा था। उसके बगल में खड़ा था। रंग सांवला था और उसके मसल्स थे। गहरे भूरे बाल थे, हरी आंखें। उस औरत के कमर को पकड़ा हुआ था। उससे थोड़ा सा ज्यादा उम्र का लग रहा था, 50 के आसपास का होगा। मुझे ऐसे ही संदेह की दृष्टि से देख रहा था, जिससे मैं कांपने लगी और अपने होंठ काटने लगी। मैं कराहने लगी जब एहसास हुआ कल रात मुझे पंच मिला था वह अच्छा इम्प्रेशन नहीं है। सोचने लगी मेरे मलिन त्वचा में जाने कितने चोट लगे होंगे। मुझे माफ कीजिए, मैंने शुरू किया। मेरी आवाज धीमे से निकली। समझ नहीं पा रही थी मैं इन्हें कैसे समझाऊं। मैं कल रात किस परिस्थिति में थी, इतने बुरे हाल में थी कि इन लड़कों से लिफ्ट तक नहीं मांग सकती थी। उनकी मर्जी के बिना मैं यहाँ छुप गई थी। इतनी बेबस थी। कल रात मुझे कैसे भी हो भागना था। उनको बताती और वह मुझे निकल जाने को कहते तो मैं क्या करती। इन गलियों में वह मुझे ढूंढ लेता। मैं डर के मारे कांपने लगी और भगवान से दुआ मांगने लगी कि मैं उसे दोबारा कभी न देखूं। अपना मुंह खोली ताकि अपने आप को अच्छे से समझा सकूं। वह औरत मेरे करीब आई। मैं डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। दोबारा से आंखें खोली, देखी वह औरत पीछे हट गई। मेरे रिएक्शन को देखकर उसका पति उसका हाथ कंधे में रखा था, त्योड़ी चढ़ा रखी थी। दोनों मुझे देख रहे थे। तुम्हें साफ सुथरा करना पड़ेगा, इस ट्रक से क्यों नहीं उतर आती मीठी लड़की। औरत ने अपना हाथ बढ़ाई और उसके चेहरे पर एक ऊष्म मुस्कान थी। मैं हिचकने लगी जब काफी सावधानी से उस परिवार को देख रही थी। वो अच्छे लोग लग रहे थे। मुझे नहीं लगता मुझे चोट पहुंचाएंगे। मैं यहाँ साफ सुथरा हो सकती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करके यहाँ से जा सकती हूँ ताकि अपने लिए कोई काम और रहने की जगह ढूंढ सकूं, ताकि नई जिंदगी शुरू कर सकूं। मैं उसकी ऊष्म हाथ में अपने हाथ रखे और अबाक हो गई जब वह मुझे ट्रक से नीचे उतारी। प्यार से मेरी तारीफ की, इससे पहले कि मेरे कंधे पर अपने हाथ रखती। मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर मुझे अंदर का रास्ता दिखाने लगी। मेरे सामने के दृश्य देखकर मैं लगभग कराहने लगी थी। एक बहुत बड़ा रेंच था, घर लकड़ी से बना हुआ था। पीछे पहाड़ थे और कई तरह के पेड़ पौधे। एक बहुत बड़ा लॉन था, घर के आसपास लकड़ी के बाड़ बना हुआ था। पीछे एक और बड़ा केबिन था और घोड़े के अस्तबल और खलिहान। आपस में जानवरों के घर थे, रंग बिरंगे घोड़े। ऐसा लग रहा था कि सपनों की दुनिया में हूँ। वो आदमी हमसे थोड़े पीछे चल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। बात कर रहे होंगे कि मैं ट्रक में कैसे आ गई। औरत मुझे सामने के दरवाजे से अंदर लेकर आई और मुझे सोफे में बैठाई। मैं चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगी। घर बेहद खूबसूरत था। नहीं देखा वो औरत कब गायब हो गई थी। मैं घर की खूबसूरती को निहार रही थी। बहुत जल्द एक लाल मेडिकल किट लेकर आई और मेरे पास बैठ गई। वह मेरे जख्मों का इलाज करने लगी। मेरे मुंह से आवाज निकली, आंखें बंद कर ली और उसे अपना काम जारी रखने दिया। वह खामोशी से अपना काम कर रही थी और साथ ही मेरी तारीफ कर रही थी। मेरे चेहरे से हटकर मेरे स्लीव्स को फोल्ड किया और मेरे जख्मों को देखकर कराहने लगी। मुझे पता है रस्सी के निशान मेरे हाथ में हैं। आवाज नहीं करना चाहती थी ताकि इन्हें एहसास न हो मैं दर्द में हूँ। मैं अपने गाल को अंदर से काट रखा था। उनके हाथ को बिना जाने ही जोर से पकड़ ले रही थी। वह रुक कर मुझे सांस लेने दे रही थी। सच में यह औरत कितनी दयालु है, कितनी ध्यान रखती है, ठीक माँ की तरह। अपने आंसुओं को झटक कर हटा दिए। किसी भी वक्त निकल कर आने के लिए धमका रहे थे। कुछ देर के अंदर उसने अपना काम खत्म किया। कलाई पर अब पट्टी बंधी हुई थी। मेरे सारे जख्मों को डिसइंफेक्ट कर दिया गया था। थैंक यू, मैं फुसफुसाई। वह मुझे देखकर मुस्कुराई, इससे पहले कि मुझे हक करती। उसने सब चीज हटाया। मैंने देखा सारे आदमी वहीं पर खड़े थे। इस बार एक दूसरा आदमी था जो बिना किसी जज्बात के मुझे देख रहा था। उन लोगों से ज्यादा बड़ा लग रहा था, दोनों से ज्यादा रूखा था जो मुझे ट्रक में लड़के मिले थे। हाँ, यह लड़का बहुत हैंडसम था और सबसे बड़ा है। अपने पापा की तरह उसके भी मसल थे, भूरे बाल और थोड़ी गहरी हरी आंखें। बिल्कुल मर्दाना लग रहा था। मैं गहरी सांस लेने लगी। मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है, उनको समझाना होगा। मुझे माफ कीजिए, मैं आपके पिकअप ट्रक में बिना बोले चढ़ गई थी। मुझे भागना था। जब तुम लोग गाड़ी चलाने लगे मैं बहुत थकी हुई थी। मुझे पता नहीं चला कब नींद आ गई और मैं सुबह यहाँ पर उठी। यह सब तुम्हारे साथ किसने किया? जो लड़का पहले मिला था वह उत्सुकता से मुझे पूछा। नोवा, उसकी माँ ने कहा। इतना रूखा बर्ताव मत करो। उसके पापा मेरी ओर देखे और हल्की सी मुस्कान दी। बुरा नहीं मानोगी अगर अपना नाम बताना पड़े तो?
ईला, मैं हिचकते हुए कही। बहुत प्यारा नाम है। मेरा नाम इवान जैक्सन है और यह मेरी पत्नी मिशेल है। उस औरत को दिखाते हुए कहा, रोमन मेरा सबसे बड़ा बेटा और यह मेरे बच्चे नोवा और थियो है। नोवा हमारा सबसे छोटा बेटा है। तुम कितने साल की हो? आप सबसे मिलकर खुशी हुई। मैं अपना सर हिलाई। 21 साल की हूँ। कुछ देर खामोशी थी। मैं सोचने लगी अब क्या करूं। मेरे पास कुछ पैसे बचे थे। टैक्सी पकड़कर सबसे नजदीकी होटल में जाऊंगी। उसके बाद अपनी पहचान बदलकर मैं नौकरी ढूंढूंगी। दिमाग में योजना बनाने लगी। अच्छा तो मुझे अब चलना चाहिए। आप लोगों की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं माफी मांगती हूँ जो आपको परेशानी हुई उस वजह से, मैंने कहा और खड़ी होकर जाने लगी। थियो ने मुझे रोका। पूछा, तुम कहाँ जाओगी? किसी होटल वगैरह में चली जाऊंगी। मैं अपना बैग उठाते हुए जवाब दी। मैं मिशेल की ओर देखी। वह अपना सर ना में हिला रही थी। नहीं, ऐसा नहीं करोगी। तुम यहाँ रह सकती हो। तुरंत मैंने ना में सिर हिलाया। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको पहले ही बहुत परेशान किया। मैं बोझ नहीं बनना चाहती, मैंने कहा। तुम्हारे पास कोई नौकरी है, कोई घर, कोई परिवार? रोमन ने धीरे से पूछा। मैं अपने होंठ काटने लगी। बिल्कुल खामोश थी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक अनजान जगह में अपनी जिंदगी शुरू कर रही हूँ। इस परिवार को मुसीबत में नहीं डालना चाहती। सबसे बड़ी बात, मैं नहीं चाहती इन्हें मेरे अतीत के बारे में पता चले जिससे मैं दूर छोड़ आई हूँ। क्या तुम मैथ्स में अच्छी हो या अकाउंटिंग में? मिशेल पूछी। मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। बदले में मैं अपना सर हिलाया। मैं सोची आखिर यह सवाल क्यों पूछी। तभी इवान, नोवा और थियो एक बड़ी सी मुस्कान दी। रोमन बिना किसी भाव के खड़ा था। हम काफी दिनों से एक अच्छी अकाउंटेंट को ढूंढ रहे हैं पर कोई नहीं मिला। तुम करना चाहो तो तुम यहाँ पर रह सकती हो और हमारे लिए काम कर सकती हो। बदले में हम तुम्हें पैसे देंगे। तुम्हें जो मदद करना है, हमें किताबों के साथ मदद करना है और ऑफिस के काम करनी है। इवान ने प्रस्ताव रखा। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। एक अपरिचित को यह अपने घर पर रहने के लिए देने वाले हैं, अपने फाइनेंस को संभालने के लिए। मैं बिल्कुल सदमे में थी। मुझे पैसे भी देंगे? मैं सोची हाँ कर दूं, इससे मेरे भविष्य संभल सकता है। इससे पहले कि मैं हाँ या ना करती, एक और आवाज आई। कौन कौन चाहता है कि ईला यहाँ पर रुके? नोवा ने पूछा जब अपना हाथ ऊपर हवा में उठाया। सब मुझे देख रहे थे। मेरा मुंह खुला था। सबने अपना हाथ ऊपर किया। लड़की, तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ क्यों नहीं रुक जाती? इवान ने पूछा। क्या तुम्हें मंजूर है? मैं हल्का सा हंसी। नुकसान क्या है? मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ और कुछ पैसे भी कमा सकती हूँ। मुझे लगता है मैं करूँगी। अपना सर हाँ में हिलाया और वह लोग उल्लास करने लगे। ईला कहाँ रहेगी? थियो काफी जोर से पूछा। गेस्ट के रहने की जगह है। रोमन सबकी चिंता को दूर किया। उसके पीछे पीछे ऊपर आई। देखा तो रोमन मुझे देख रहा था। मेरे अंदर के सारे रहस्य को जानना चाहता हो। हम एक दूसरे को देखे जब तक उसकी माँ मुझे ऊपर बुलाई। मुझे कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ, तुम यहाँ सुरक्षित हो। ईला, मैं काफी सदमे से उसे देखी। मुझे पता है उसका अपना थ्योरी होगा कि मेरे साथ क्या हो सकता है, पर वह खामोश रहा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया कि कोई सवाल नहीं किया। चिड़ियों के चहकने और दूर जानवरों की आवाज से मेरी नींद खुली। खुशी से अपने आसपास देखने लगी। मैं सूरज की रोशनी को अंदर प्रवेश करने दिया। बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गई। हेयर ड्रायर रखा हुआ था। अपने बाल को सुखा लिए नीचे उतरी। सुबह पहले नोवा जो मिला किचन में बैठा हुआ था। मुझे देखते ही मुस्कुराया। ईला, पैनकेक बनाना आता है? आंखों में शरारत लिए वह मुझसे पूछा। मैंने अपना सर हिलाया और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उसे बताया कि किन किन चीजों की जरूरत है। वह जल्दी से सारा चीज ढूंढ निकाला और मैं जल्दी से ब्लूबेरी और चॉकलेट चिप्स पैनकेक बनाए। कह सकती हूँ वह मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक था, पर उसने मुझे भेज दिया। मेरी प्राइवेसी की इज्जत की, हर तरह की बात की, मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। उसके बाद पूरे परिवार डाइनिंग रूम में आ गया थे। पैनकेक देखकर इवान की आंखें चमकने लगी। वहीं मिशेल नोवा पर गरजने लगी कि कल भी उसने यही खाया था। जल्दी से रोमन और थियो भी आ गए। ब्रेकफास्ट सर्व किया और खुद भी खाने लगी। बात बात में पता चला रोमन FBI के क्राइम ब्रांच में एजेंट है और वह ह्यूस्टन में काम करता है। सबने खाना खा लिया। मैंने बर्तन हटाकर सब धो दिए। थियो मेरी मदद की। एक और नाम जिसने मेरा उत्साह उस ओर गया, राइडर। राइडर किस वक्त आने वाला है? इवान ने पूछा। उसने कहा है शाम तक आएगा, रोमन ने जवाब दिया जब अपनी कॉफी पी रहा था जो मैंने अभी कुछ देर पहले उसके लिए बनाया। इससे पहले कोई कुछ कहता, इवान ने मुझे अकाउंटेंट के काम में लगा दिया।
मैं उसके ऑफिस में आ गई। देर शाम तक मैं काम किया। उसके बाद मिशेल के फूलों और सब्जियों के बाग में पानी देने लगी, जैसे उसने समझाया था। अभी 6 बज रहे थे, डिनर बनाने का समय था। मैं अपने काम में ध्यान लगाने लगी। अचानक से एक आवाज आई, तुम कौन हो? आवाज से मैं बिल्कुल घबरा गई। मुड़कर देखी तो एक लंबा आदमी मेरे सामने खड़ा था। मुझसे कुछ ही कदम दूरी पर था। उसके गहरे भूरे बाल और बिल्कुल नीली आंखें, सुनहरा सांवला त्वचा, मस्कुलर था। प्लेन शर्ट पहनी थी। उसकी आंखों में देखी तो उसकी आंखें मेरे शरीर में दौड़ रही थी और उसमें अंगार थी। कुछ ज्यादा ही देर तक मुझे देख रहा था। मेरे चेहरे को और मेरे बाजू को, मेरे चेहरे का रंग बदलने लगा। मैं उम्मीद करने लगी यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जल्दी से अपने स्लीव्स को नीचे किया, जख्मों को उससे छुपा सकूं जो उसने पहले ही देख लिया था। मैं तुमसे एक सवाल पूछा। वह गुस्से से भौंका जब मेरे करीब आने लगा। मैं उछलकर थोड़ी पीछे हटी, अपनी आंखों को बंद कर लिया और इंतजार करने लगी कि वह मुझे मारेगा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, आंखों में आंसू भरने लगे थे जब अतीत की यादें मेरे दिमाग में चलने लगी। जब मैंने कुछ नहीं सुना या महसूस नहीं किया, मैंने अपनी आंखें खोली। वह मेरे सामने खड़ा था, मुझे काफी कंफ्यूजन और सदमे से देख रहा था। तुमने यह क्यों किया? वह आदमी काफी खतरनाक रूप से धीमी आवाज में कहा। मैं फिर से घबराने लगी कि तभी शुक्र है रोमन उसका नाम लेकर पुकारा। मैंने राहत की सांस छोड़ी, फिर से तनाव में आ गई जब देखा वह नया आदमी मुझे जांच रहा था। रोमन ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। जब देखा मैं डरी हुई हूँ, उस आदमी को दूर धक्का दिया और मेरा इंतजार करने लगा। मैं कांपते हुए हंसी। विश्वास है अब रोमन आ गया है कि वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी दयालु आंखें नर्म हो गई और मुझे आराम पहुंचा। मैंने देखा कि मैं अपना हाथ उसके हाथों में रख दिए। अभी डैड के ऑफिस में, रोमन ने कहा जब वह आदमी अब मुझे सावधानी पूर्वक देख रहा था। वह मुझे घर तक लेकर आया। मुझे माफ कर देना मेरा भाई का रूखा बर्ताव के लिए। भाई? मैं घुटने लगी। अचानक से एहसास हुआ वो बिल्कुल एक जैसे दिखने में है। यह राइडर है, दूसरे नंबर का है। वह मुझे समझाया। वाह, तुम्हारे और भाई हैं? मुझे नहीं पता था। मैंने कहा हाँ, हम 6 भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ और उसके बाद राइडर, फिर थियो, हंटर, जुदा और आखिर में नोवा। तब 1 साल के गैप में पैदा हुए नोवा को छोड़कर। पर उसने तुमसे ऐसा क्या कहा कि तुम इतनी घबरा गई? उसने पूछा। मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। अपने अतीत के बारे में अभी उसे बताना नहीं चाहती, पर अतीत के बारे में सोचकर जब वो मेरे करीब आ रहा था मैं डर गई थी। कुछ नहीं, वह बस मुझे चकित कर दिया था। मैंने कहा। जब नीचे देखने लगी समझ आ रहा था कि रोमन मेरे दिमाग में छेद बनाकर समझने की कोशिश कर रहा था, पर उसने कुछ और नहीं पूछा। शुक्र है जब तक मैं किचन में आई, ऑफिस का दरवाजा बंद हुआ और राइडर सामने से गुजरने लगा। उसकी आंखें काफी गहरी और तूफानी थी। जब कुछ देर के लिए मुझे आंखें छोटी करके देखने लगा, सांस छोड़ी। मुझे एहसास नहीं हुआ था कि मैं सांस रोक रखा था। मैंने मिशेल का अभिवादन किया। उसने मुझसे मदद मांगी और हम दोनों मिलकर डिनर तैयार किया। तुम ठीक हो ना? ऐसा लग रहा है तुमने भूत देख लिया है, वह पूछी। मैं कमजोर मुस्कान देकर कही, मैं ठीक हूँ। सबको एक एक करके डिनर के लिए बुलाने लगी। थियो जानवरों के साथ काम कर रहा था। मैंने कहा तुम अंदर जाकर साफ हो जाओ, मैं जानवरों को खाना खिला देती हूँ। कहकर मैं अस्तबल में आ गई। घोड़े ने भी खुशी खुशी मेरा स्वागत किया। कम से कम यह जानवर जानते हैं किसी का कैसे स्वागत किया जाता है, राइडर जैक्सन की तुलना में। कहानी राइडर की जुबानी। वह कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है? सीधे सीधे पूछा जब दरवाजा मेरे पीछे बंद किया। उस औरत को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था, खासकर उन यादों को जब वह खौफ खा रही थी। एक अनजान इंसान को अपने जमीन पर देखना मुझे सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं पता लगाना चाहता था कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रही है। उसे डराना नहीं चाहता था। वह ध्यान नहीं दे रही थी कि आसपास क्या हो रहा है, पर जिस पल वो मेरी ओर मुड़ी मैं बिल्कुल सम्मोहित हो गया। मेरे कंधे तक आएगी, पर फिर भी मैंने उसे बंदी बनाया, उससे थोड़ी दूरी रखकर। शरीर बिल्कुल अपुष्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पन्ना की रंग की आंखें, गहरे भूरे बाल, उसके नर्म बनावट जिससे मुझे गुस्सा आया, उसके शरीर के बने जख्म। मैंने उसके चेहरे और बाजू को देखा। उसका नाम इला वाइट है। जब थियो और नोवा हुस्टन से वापस आ रहे थे, कल वह हमें ट्रक में मिली थी, किसी से भाग रही थी। आखिरी वाक्य ने मेरा ध्यान खींचा और मेरा खून जलने लगा। मुझे लगता है मेरे परिवार ने कुछ ऐसा किया जो मुझे पसंद नहीं। कितने दिन तक यहाँ रहने वाली है?
मैंने अपने पापा को काटा। जब आंखें छोटी करके रोमन मेरी आंखों में देख रहा था। हमने उसे यहाँ रहने के लिए जगह दी है और वह ऑफिस में काम में मदद कर रही है। जब से माला चली गई, उसने कहा, और मैं विरोध करने के लिए अपना मुंह खोलने जा रहा था। हम कोई शेल्टर देने वाले लोग नहीं हैं। कोई भी मुंह उठाकर रेंच में चला आएगा। मैंने कहा, क्योंकि मैं अपने परिवार के इस फैसले में बिल्कुल समर्थन नहीं करता। शांत हो जाओ लड़के, मेरे पापा ने कहा इससे पहले कि अपना हाथ सर में चलाते। मुझे पता है तुम किसी पर भरोसा नहीं करते। जो कुछ भी हुआ उसके बाद उस कुतिया के बारे में आप बात न कहें। मैंने अपने पापा को तुरंत टोका। राइडर! रोमन मुझे देखने लगा। यह बताने लगा कि मैं शांत हो जाऊं। अपना सर हिलाया इससे पहले कि दरवाजे से बाहर निकलता। हो गई बातचीत। एक दिन आप लोग देखेंगे कि मैं सही हूँ। वह आपको अपना असली रंग दिखाएगी, मैंने कहा। मैं ऑफिस से निकला जब मेरा सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। जिस लम्हे मैंने उसका नाम सुना, मैं कैसा रिएक्शन दिया। लगा इतने वर्षों के बाद भी मेरे जख्म अभी ताजा है। मैं उसे क्यों नहीं भूल जाता, क्यों मेरी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। मैं सोचने लगा, सांस छोड़ा। देखा तो मेरी माँ मुझे देख रही थी। मुस्कुराई और अपनी बाहें फैलाई। तुम्हें बहुत मिस किया बेटा, उसने कहा और मेरी पीठ थपथपाई। माँ, मैं बस 2 दिनों के लिए गया था। मैंने कहा, बेटा मैंने सुना तुमने बेचारी इला को डरा दिया। वह आंखें छोटे करके मुझे पूछी, तो उसने तुमसे शिकायत की है ना मेरी? मैं माँ से कहा, नहीं मैंने किया। नोवा ने कहा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा भाई। बेवकूफ कहीं के। मैं अपने भाई से कहा, राइडर, अब मेरी माँ कही तुम उस लड़की से अच्छा बर्ताव करोगे। मैं तुम्हें ऐसे बड़ा नहीं किया, किसी औरत के साथ इस तरह का बर्ताव करो। वह डर गई। मैंने कुछ भी नहीं किया। उससे पूछा था कि हमारे जमीन पर क्या कर रही है। मैंने विरोध जताया। अब मुझे गुस्सा आ रहा था कि मेरा पूरा परिवार उसकी साइड ले रहा है। बेटा देखो, वो थोड़ी सी डरी हुई है, यहाँ पर अभी एडजस्ट नहीं कर पाई है। उस पर अपनी आवाज ऊंची मत करना। जानती हूँ तुम कैसे हो। मेरी माँ कही, चलो अब डिनर तैयार है, आ जाओ। मुझे भूख नहीं लगी है, मैं अस्तबल जा रहा हूँ। मैं बड़बड़ाया। दिमाग शांत करने के लिए मुझे घोड़े पर लंबी राइड लेनी होगी। क्या जादू कर दिया है मेरे परिवार पर। मैं अस्तबल के सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे सामने जो दृश्य था उसे देखने लगा। इला एक सेब लेकर नाइट के सामने खड़ी थी, जो मेरा घोड़ा है। मेरा घोड़ा किसी को पसंद नहीं करता सिवाय मेरे, और इसी वजह से मैं अबाक रह गया जब खुशी खुशी वह सेब उसके हाथ से ले लिया। यह देखकर हंसने लगी। घोड़े के नाक को थपथपाई, लेकिन जैसे ही वो इधर मुड़ी, उसकी हंसी बिल्कुल गायब हो गई। जब उसने मुझे देखा, मैं उसकी ओर कदम बढ़ाने लगा। खत जवाब में उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। काफी टेंशन में आ गई। जब मैं उसके करीब आने लगा, मैंने अपनी आंखें उसके मासूम चेहरे पर छोटी कर ली। उस पर भरोसा नहीं कर सकता, जरा सा भी नहीं। तुमने पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। मैं उसे देखा। जब अपने बाजुओं को मोड़ लिया, वह मुझसे 2 फीट दूरी पर थी। तुमने उस तरह का रिएक्ट क्यों किया था पहले? उसे झट से अपनी आंखें हटा ली और अपने शर्ट के हेम को पकड़ लिया। मैंने तुम्हें आते हुए नहीं सुना था, इसलिए मैं डर गई थी। क्या सच में मैं उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता? और तुम मुझे देखकर कांपने लगी थी। तुम्हारी आंखों में आंसू आने लगे थे, जैसे कि कोई तुम्हें डरा रहा हो। मेरे शब्दों को सुनकर वह मुझे देखी और उसकी आंखों में डर था। अब ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे नहीं डरी हुई है, बल्कि किसी और चीज से। मैं खड़ा था जवाब का इंतजार में। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसके हाथों को पकड़ा और उसे दरवाजे के खिलाफ धक्का दिया। उसके मुंह से एक चित्कार निकली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को अपने सीने के सामने बिल्कुल सुरक्षित तरीके से रखा। वैसे ही रिएक्शन था जैसे वो पहले देती है, जैसे कि वह किसी चीज के होने का इंतजार कर रही हो। मेरी बात सुनो। मैंने बाजुओं के सहारे उसे पिंजरे में फंसाया और उसके आसपास हाथ रखी। उसकी आंखें खुल गई। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरे सीने में दर्द उठने लगा। पता नहीं क्यों। मेरे परिवार तुम्हारी दुखी कहानी पर विश्वास कर सकता है, पर मैं नहीं। दुखी कहानी? वह चौंक उठी। उसका मुंह खुला था। अविश्वास से मुझे देख रही थी। हाँ, मैंने उससे कहा जब उसके करीब आया। एक और लड़की जो मेरे परिवार की संपत्ति चाहती है। क्या? वो एकदम घुटने लगी। उसके आंखों से आंसू टपकते हुए गालों तक आई। सावधान हो जाओ, क्योंकि जिस लम्हे तुम गड़बड़ करोगी, तुम्हें अफसोस रहेगा कि तुम रेंच में कदम क्यों रखी थी। मैं उससे दूर हटा और पीछे अपने घोड़े के पास गया। उसे निकालने गया, देखा तो वो पहले ही जा चुकी थी। अपनी आंखें घुमाते हुए मैं अपने नाइट को देखा, जो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। मैं खींच रहा था, पर वह नहीं आ रहा था। उसे पकड़कर खींचा, देखा घोड़े सीधे अपनी जगह पर वापस चला गया और नीचे बैठ गया। मुझे झुंझलाहट होने लगी। लड़की ने मेरे घोड़े पर भी अपना जादू चला दिया है।
कहानी ईला की जुबानी। अपने आंसुओं को पोंछते हुए जल्दी से मैं घर के अंदर आई, जल्दी से अपने कमरे के अंदर आई। दरवाजा बंद करके मैं राहत की सांस छोड़ी। शुक्र है मुझे किसी ने नहीं देखा, नहीं चाहती कि राइडर फिर से मुसीबत में पड़े, उसका इल्जाम मुझ पर लगाए। अपने बिस्तर के पास चलकर आई और बैठ गई, कंबल ओढ़ लिया। सोचने लगी कि कुछ लम्हे पहले अभी अस्तबल में क्या हुआ। खुद को फिर से आंसुओं में पाया। खुद पर काबू करना चाहिए था। जब राइडर मेरे करीब आ रहा था, लगा था कि वह मुझे मारेगा। अब मुझ पर यह सच में शक कर रहा होगा। आंसू को पोंछते हुए मैं सोची, मैं यहाँ पर सेफ हूँ, मैं आराम कर सकती हूँ। मैं कमरे के बाहर निकली, देखी रोमन आ रहा था, एक थाली में खाना लेकर और पानी लेकर। अपनी आंखें छोटी करके मुझे देखा। घबराहट से मैं दूसरी ओर देखने लगी। उम्मीद करती हूँ उसे पता न चले कि मेरी आंखें लाल क्यों हैं। राइडर तुमसे क्या कहा, उसने पूछा और आंखें चौड़ी हो गई। मैं उसे कुछ कहूंगी तो राइडर पक्का मुझे जान से मार देगा। नहीं, मैंने अपना सर हिलाया, पर मुझे पता है वह मुझ पर भरोसा नहीं करता। मैं ठीक हूँ रोमन, तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ क्योंकि तुमने डिनर मिस कर दिया, उसने कहा। थैंक यू, मैं जवाब दी। मैंने देखा रोमन मेरे पीछे मेरे कमरे में आया। मैं बेड पर बैठी, जबकि वह खड़ा अपने हाथ पॉकेट में रखकर मुझे देख रहा था। घबराहट से अपने होंठ काटने लगी। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। राइडर बदलाव से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दिखाता। थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे आसपास सही रहेगा। अगर तुम्हारे साथ ज्यादा रूखा बर्ताव करे या मतलबी आचरण करे तो तुम मुझे बताना, वह बोला। थैंक यू रोमन, मैंने कहा और सर हिलाते हुए मुस्कुराई। वह मुस्कुराकर कहा, एक बात याद रखना, तुम यहाँ सेफ हो, तुम जितना दिन चाहे यहाँ रह सकती हो। मेरा बेवकूफ भाई तुमसे कुछ कहे तो उसे दिल पर मत लगाना। की बात सुनकर मैं मुंह दबाकर हंसी और वह मुझे देखकर आंख मारी। मुझे खुशी है कि रोमन मुझे यहाँ सुरक्षित महसूस करा रहा है। एक दिन राइडर मुझसे इतनी नफरत ना करे। उम्मीद करती हूँ वह दिन जल्दी आए। 3 हफ्ते बीत गए, फरवरी शुरू होने वाला था। मैं किसी प्लेग की तरह राइडर को टालती थी। मैं उसी दिन से उससे डरती हूँ जब उसने मुझे किनारे किया था अस्तबल के अंदर और मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया जो मैं नहीं हूँ। इस हादसे से मानसिक तरीके से ही नहीं बल्कि शारीरिक तरीके से भी चोट पहुंची थी जब उसने मेरे बाजू को इतनी मजबूती से पकड़ा था जिससे मेरे हाथ पर निशान पड़ गए थे। मैं पहली सीढ़ी से नीचे उतरी। मैं जम गई जब राइडर को अपने पापा की स्टडी से बाहर निकलते हुए देखा। उसकी आंखें मेरी आंखों से टिक गई थी और मैं हकीकत की दुनिया से बाहर निकलकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई और उसके रूप को निहारने लगी जैसे कि वह मेरे रूप को निहार रहा था। उसकी आंखें नीली थी जैसे आंखें मैंने कभी नहीं देखी थी, पर वह बिल्कुल ठंडी थी, उसमें कोई जज्बात नहीं थे। दरवाजा खुला और मैं चौंक उठी। इवान मुझे कंफ्यूजन के साथ देख रहा था। जल्दी से ऑफिस में आकर काम करने लगी। 4 बजे मैंने कुछ हल्की हल्की बातें की आवाज सुनी। मैं त्योरी चढ़ाई और देखा मिशेल का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। वह अपने हैंडबैग लेकर दौड़ रही थी। इला, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। नोवा का एक्सीडेंट हो गया है, मैं और इवान हॉस्पिटल जा रहे हैं। यह ठीक तो है ना? मैं पूछी। उम्मीद तो है, वह बड़बड़ाई। रोमन और थियो बहुत देर रात तक वापस आएंगे। तुम्हें और राइडर को सब चीज संभालनी है, हम अब बाहर रहेंगे, वह बोली। ठीक है, मैं फुसफुसाई। मुझे यह आइडिया जरा भी पसंद नहीं आया। तुम ठीक रहोगी, ठीक माँ की तरह कही और मेरे माथे को चूमा। मेरा बेटा बुरा नहीं है, उसने कहा और मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। सबको दिखता है कि मैं उससे डरती हूँ। उसके जाने के बाद मैं उसका बड़ा सा जमीन देख रही थी। मुझे नजर आया राइडर घोड़े के साथ काम कर रहा है। गुनगुनाती हुई मैं घर के अंदर आ गई। अपना काम खत्म करके मैं रसोई की ओर जाने लगी कि डिनर तैयार करूं इससे पहले कि राइडर घर के अंदर आ जाए, और मैं सारा सामान निकालने लगी। मैं एक पात्र को देखने लगी और गरजने लगी। जब वो बहुत ऊपर रखा हुआ था, एक चेयर लेकर आई और उसमें चढ़कर कैबिनेट के ऊपर से वह पात्र निकालने की कोशिश करने लगी, पर मुझे एहसास हुआ चेयर भी छोटा पड़ रहा है। मैंने अपने पैर को थोड़ा ऊपर किया और उस पात्र तक पहुंचने की कोशिश की। निचले होठों को काट रही थी, उंगली उसकी साइड तक पहुंच गई, पर मुझे कदमों की आवाज नहीं आई जो रसोई की ओर आ रही थी। खुद को चोट पहुंचाओगी, एक जोर से आवाज आई जिससे मैं उछल पड़ी। मैं चिल्लाई और अपना बैलेंस खो बैठी। कुर्सी के नीचे गिरी, मेरा सर काउंटर से लगा और मैं जमीन पर गिरी। दर्द से कराहने लगी। जब सर के पास हाथ रखी, उंगली हटाई तो खून निकल रहा था। हे भगवान, राइडर बड़बड़ाया और दौड़कर मेरे पास पहुंचा। उसके हाथ को अपने से दूर कर दिया। खुद खड़ी होने की कोशिश की, मैं बाथरूम तक जा सकूं। मुझे जिस चीज की जरूरत थी वो है फर्स्ट एड किट। मैं खुद को बैंडेज लगा लूंगी। भगवान के लिए इतनी जिद्दी मत बना करो औरत।
और मुझे देखने दो, राइडर ने कहा इससे पहले कि मेरे हाथों को दूर करता और मेरे गालों को पकड़ता। उसकी त्वचा खुरदुरी थी। पता लगता है कि इसने सारी जिंदगी मेहनत किया है। खुद को कोसते हुए उसने अपने बड़े हाथों में मेरे हाथों को पकड़ा, बाथरूम के करीब ले आने लगा। मैं हल्की सी कराही जब वह मुझे उठाकर काउंटर में बैठाया। मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी। उसके हाथ मेरे शरीर में महसूस कर रही थी। उसे ध्यानपूर्वक देख रही थी। जब वह मेडिकल किट निकाला, उसमें दर्द होगा पर राइडर नहीं रुकने वाला। जब मुझे एक कदम दूर था, मैं वहां से भागने की कोशिश की कि उस जलन से बच सकूं जो जख्म साफ करते वक्त होता है। इससे पहले कि मैं दरवाजे तक पहुंच पाती, एक हाथ आया और मेरे कमर को पकड़ लिया। उसकी मजबूत सीने को पीछे करने की कोशिश की। जब मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, राइडर गरजने लगा और मुझे बाथरूम के काउंटर के किनारे किया। मैं खामोश थी जब वह अपना काम शुरू किया और जख्म साफ करने लगा। इतने करीब था कि मैं अपने सारे दर्द को भुलाकर उसे देख रही थी। उसकी आंखों में मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई। उसकी आंखों के रंग को देखकर मैं उसकी सराहना कर रही थी। इतनी खोई हुई थी कि ध्यान नहीं दिया कब उसका बैंडेज करना भी पूरा हो गया। अब वह मुझे देख रहा था। अपने बाजू से मुझे पिंजरे में फंसा लिया था जो मेरे शरीर के दोनों साइड में थे। अचानक से मेरे करीब आया जिससे हमारे होंठ बस 1 ही इंच दूरी में थे। उसने यह काम इतने अचानक किया था, मैं जो उसे इतनी देर तक तार रही थी। मेरे मुंह से हल्की सी आवाज निकली। जल्दी से मैंने अपनी आंखें नीचे की। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मुझे पकड़ लिया। थैंक यू, मैं फुसफुसाई। इससे पहले कि उसकी पकड़ से छूटकर मैं बाथरूम से भागती और उससे जितनी दूर हो सके जा सकती। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं और राइडर कितने करीब थे। थोड़े से आगे बढ़ती तो हमारे होंठ आपस में छूते। 1 मिनट, क्या मैं उसे किस करने के बारे में सोच रही हूँ? कांपते हुए सांस छोड़ी। मेरे दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। सांस छोड़ते हुए वापस किचन में आई और उस काउंटर को फिर से देखने लगी जो ऊंचाई पर रखा हुआ था। मैं नहीं चाहती मुझे दोबारा से चोट लगे। इस बारे में सोचना भी मत, राइडर ने कहा जब मैं अपने ध्यान से बाहर आई। नहीं, मैं सोच नहीं रही थी। मैंने विरोध किया जो कि बहुत कमजोर था। वह अपनी आंखें छोटी किया, उस पात्र को नीचे उतारा। धीरे से थैंक यू कहते हुए मैं डिनर तैयार करने लगी। एहसास हुआ राइडर मुझे देख रहा था जब मैं किचन में इधर उधर घूम रही थी। मैं खाना परोसकर राइडर को दी। उसने मुझे थैंक यू कहा। दोनों खामोशी के साथ डिनर कर रहे थे पर मैं चोरी छुपे उसे देख रही थी। मैं देखने की कोशिश कर रही थी कि खाना उसे कैसा लगा। उसने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया और मैं निराश हो गई। पानी पीने लगी। सुनाई दिया सामने का दरवाजा खुला। रोमन और थियो मुझे आश्चर्य से देख रहे थे। इस लड़की के साथ क्या किया? थियो चिल्लाया जब मेरे पास आया और सर की पट्टी को देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने इसके साथ कुछ किया, राइडर चिल्लाया और गुस्से से अपने भाइयों को देखने लगा। दोनों भाई उसे बिना किसी भाव के देख रहे थे। वह गरज रहा था। चेयर से गिर गई थी। काउंटर से मेरे सर पर चोट लगी। इसमें राइडर की गलती नहीं थी। मैंने जवाब दिया। देखी, राइडर मेरे दिमाग में छेद करके पढ़ने की कोशिश कर रहा है पर मैंने उसकी आंखों को अनदेखा किया। चेयर में क्या कर रही थी? थियो आश्चर्य से पूछा। उस पात्र को नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी। मैंने जवाब दिया। उन कैबिनेट को नीचे कर देना चाहिए, थियो कहने लगा। खाना खाकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है, थियो ने कहा। अब रोमन सहमति से अपना सर हिला रहा था। तभी रोमन का फोन बजा। बात करने के बाद उसने बताया नोवा ठीक है, बस उसकी रिब्स की हड्डी टूटी है और एक पैर। जल्दी ठीक हो जाएगा, वह मजबूत है। मैं जाने लगी थी, देखा राइडर अपनी आंखें छोटी करके मुझे देख रहा है। अपनी त्योरी चढ़ा रखी थी। मैं निगलने लगी ताकि मुझे फिर से ना पकड़े। भगवान, यह आदमी मेरी मौत का कारण बनेगा, मैं सोची। दोस्तों, जैक्सन सीरीज की ये मेरी पहली कहानी है। 6 भाइयों में से ये कहानी राइडर और इला की है। इला अपने अतीत से भाग रही है, वहीं राइडर को चोट पहुंची है। इन दोनों में प्यार पनप पाएगा? क्या इला का अतीत फिर से उसके सामने आ जाएगा? जानने के लिए इस कहानी में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।